नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ उन्होंने गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी और गाजीपुर और बलिया में बनी 4 फ्लैटिंग सिटी का भी उद्घाटन किया। वहीं बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलपतन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे वाराणसी की, जहां पर पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर क्रूज को रवाना किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज को रवाना किया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। वहीं निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह में योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके अलावा कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी मौजूद हैं। निषाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए रैंप पर फूलों की वर्षा की और 5 लाख रुपए से बनी माला पहनाई। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में पिछड़े लोगों को प्रताड़ित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन है और बीजेपी लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा दौरे पर थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने मंच से ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए। वहीं उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो कब्जा छोड़ दें, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। डिप्टी सीएम ने आगरा के ग्राम पंचायत बमरौली विकासखंड बरौली अहीर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जनपद आगरा में यार आईडी को क्या हो रहा है, आवाज आनी चाहिए यार। ग्राम चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान कैसे करूं बताओ, थोड़ा पीछे कर लो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए थे उनका निरीक्षण किया गया है, जो काम नहीं हुए उनको अभियान चला करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो चक मार्ग होंगे, चाहे तालाब की जमीन होगी, चाहे चारागाह की जमीन होगी, चाहे सार्वजनिक उपयोग की कोई भी जमीन होगी, उनको नाप करा करके इतना क्या फायदा, जांच करा करके सब उठा रहे हैं तो और उन जमीनों को खाली करा करके मतलब क्या है? तुम्हारी भी तो ऊपर है, मेरी तो मेरी फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, मेरी फ्रेम में आ रही है। देखो आप मोबाइल भी लगा रहे हो और आईडी भी फ्रेम खराब कर रहे हो। मेरी फ्रेम में आ विकास रही है, करना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। वहीं विहिप केंद्रीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि देश को जोड़ने के नाम पर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। सुरेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का काम किया है। जैन ने कहा कि 1920 में केरल के मालाबार में 20,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी। उन मुबलाओं को कांग्रेस ने सम्मानित किया था और मुबलाओं को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर वर्षों पेंशन दी गई। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। देश को जोड़ने के नाम पर राहुल गांधी जिस प्रकार देश के लिए समर्पित हिंदू संगठनों को बदनाम कर समाज में नफरत फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वह घोर निंदनीय है। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, देश को बांटने का, समाज को बांटने का और नफरत फैलाने का। वो इतिहास उन्हें एक बार ध्यान से देखना चाहिए। 1920 में केरल के मालाबार में 20,000 से अधिक हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी और उन मोपलाओं को सम्मानित किया गया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर वर्षों तक पेंशन दी गई।
कांग्रेस की ही गलत नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं कराने के विरोध में मार्च निकालकर डिप्टी प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही छात्रों ने डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक विरोध मार्च निकाला। साथ ही छात्रों ने शीघ्र ही चुनाव नहीं कराने पर 24 घंटे बाद बाबे सैयद गेट पर धरना देने की भी चेतावनी दी है। ये एहतजाज है इत्तेहाद का, यहाँ हक की लड़ाई के लिए लगे यहाँ है। जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की जो मांग कर रहे हैं, पिछले 4 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया को, लेकिन पिछली 4 मरतबा जो मेमोरेंडम दिया उसका कोई असर नज़र नहीं आया। लेकिन आज जो मीटिंग हुई सुलेमान हॉल में, सुलेमान हॉल की मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसमें 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर इलेक्शन डेट देते हैं, इलेक्शन शेड्यूल देते हैं, स्टूडेंट यूनियन का वक्त देते हैं तो सही। अगर नहीं दिया गया तो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इस बाबा सैयद गेट या वीसी लॉज के सामने एक धरना प्रदर्शन होगा, जो कि जब तक होगा जब तक स्टूडेंट यूनियन डेट ना आ जाए। आज जो है स्टूडेंट यूनियन को लेकर हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें स्टूडेंटों के साथ जो है हमने मिलकर डिसाइड किया और जो है हमने वहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें 24 घंटे का हमने टाइम दिया है। अगर हमें 24 घंटे के अंदर चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके नहीं दिया जाता है तो ये बाबे सैयद पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जब तक बंद रहेगा जब तक हमारा डेट नहीं मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। परकोटे के मंदिरों को तेजी से बनाया जा रहा है और मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा, वहीं दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ खर्च हो चुके हैं। आप जहां बैठे हैं उसके दक्षिण दिशा में लगभग आधा किलोमीटर दूर पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, अंग्रेजी में PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। मंदिर के पश्चिम दिशा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 प्लांट लगेंगे। एक प्लांट निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है। या सरावे जो नर नारी सबको सीता राम हमारी, ये भगवान राम का गर्भगृह है और भगवान राम का मंदिर कैंपस है। यहाँ जो निर्माण हो रहा है, ये कैंपस है। ये जो पताका एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप जनता टीवी पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये जो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर निर्माण में ये जो पहली फील्ड तैयार हो रही है, जो पहली बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये मैं कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये मेरे सहयोगी हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं जो कामों में तेज़ी है और जो कामों में जिस तरह से लोग रात दिन युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिस तरह लोगों में उत्साह है। जो एक लंबी लड़ाई हिंदू आम जनमानस में जो लड़ाई लड़ी, वो जो हिंदू आम जनमानस है उनका जो सपना है वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या गृह मंत्री हों, बीजेपी के तमाम अलग अलग, जैसे जिस तरह से कहा कि जो 14 जनवरी है मकर संक्रांति के दिन 2024 में जो भगवान रामलला को ये जो कहा गया है कि गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। जो भक्त लोग हैं, ये गेट है जो पूर्णिमा है, जहाँ लोग जो आएंगे जो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 2024 में जो भगवान राम आएंगे मंदिर में विराजमान होंगे और आम जनमानस के लिए दर्शन रास्ता जो खोला जाएगा, जो देश के प्रधानमंत्री स्थापित करेंगे, तो राम मंदिर जो करोड़ जो राम भक्त हैं, जो राम मंदिर के वो हैं, वो जो सपना है उनका पूरा होता मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जो काम है, जिस तरह से जो पत्थर हैं, जिस तरह पत्थरों में देखिए पत्थर किस तरह से तराशे गए हैं, वो अपने आप में पत्थर का जो नक्काशी की गई है, जब वो किया गया तो चाहे वो राजस्थान का पत्थर हो, चाहे मिर्ज़ापुर के लाल पत्थर हैं। और जिस तरह से मैं एक बार फिर दिखाऊंगा जो हिंदू आम जनमानस है, जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और मंदिर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, आज वो हर जो करोड़ों राम भक्त थे उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या।
सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों के लिए क्या है व्यवस्थाएं, क्या मरीजों के लिए अलाव और रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी क्षमता क्या है, मरीजों के कितने तीमारदार रैन बसेरों में ठहरते हैं, इसको लेकर जनता टीवी के लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर रमेश गोयल से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। कड़कड़ाती ठंड में आखिर राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या है, इसको लेकर जनता टीवी लगातार पड़ताल कर रहा है। पहले अस्पताल है बलरामपुर, उसके डायरेक्टर हैं रमेश गोयल जी। उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर उनके सरकारी अस्पताल में क्या वो व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं और क्या इस तरह की व्यवस्था है जो सर्दी से मरीजों को सुकून दे। इसमें हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो मौजूद हैं। सर, लगातार इसमें सर्दी का मौसम है, लगातार इसमें देख रहे हैं कि बारिश भी आज हो रही है, लेकिन एक क्योंकि सरकारी अस्पताल का जब भी हम रुख करते हैं तो गांव से ज्यादा मरीज आते हैं, तो इस समय सर्दी को लेकर उनको लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर्दी के लिए हम जो भी मरीज बाहर से आते हैं उन लोगों ने पहले तो हम लोगों ने एक रैन बसेरा काफ़ी बनवा लिया है। इसमें जिंदल कंपनी की तरफ से 3 रैन बसेरे बने हुए हैं, प्लस हम लोगों के हॉस्पिटल के अपने 3 रैन बसेरे हैं। लगभग 250 से 300 मरीज रोज रैन बसेरों में रुकते हैं। रैन बसेरों में पूरी उनको रजाई की सुविधा दी जाती है, कंबल रहते हैं और इसके अलावा हम लोगों ने मरीजों की सुविधा के लिए हीटर की व्यवस्था की है, ब्लोअर की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा गर्म पानी के लिए हम लोगों ने गीज़र लगवा रखे हैं अपने हॉस्पिटल में, ताकि मरीजों को आवश्यकता अनुसार गर्म पानी मुहैया कराया जा सके। आपने कहा कि जिंदल कंपनी की तरफ से 3 रैन बसेरा लगाया गया, आपके सरकारी अस्पताल में आपके खुद सरकार ने भी आपको व्यवस्था दी है, लेकिन सवाल यह है कि एक रैन बसेरे में देखा जाए तो कितने मरीजों को वो मतलब कि आराम दे सकते हैं? नहीं, हम लोग लगभग करीब 250 से 300 परिजन एक रैन बसेरे का कितना क्षमता होगा? एक रैन बसेरे में करीब 35 से लेके 55 तक की क्षमता है। 35 से लेके 55। तो ऐसे मतलब जो 6 आपके टोटल 6 है ना, 3 जो जिंदल कंपनी से और एक आप 3 क्या, तो 350 टोटल है। आपके भी 3 है, तो 350 टोटल मरीज वहाँ पे मतलब कि आराम से। मरीज नहीं, मरीज के परिजन आते हैं, मरीज के तीमारदार जो होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था की हुई है और 3-4 जगहों पे अलाव जलते रहते हैं लगातार 24 घंटे। मरीजों को उससे बहुत राहत मिलती है, मरीजों के परिजनों को। कहाँ से भी इस समय बलरामपुर मरीज में कहाँ से सबसे ज्यादा तादाद इसमें बढ़ रही है? सब चारों तरफ से आती है, मरीज सब चारों तरफ से आते हैं, अगल बगल के जिलों से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी कहा जाता है कि अगर सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो एक दिन में कितने मरीजों की तादाद हो सकती है जो आते हैं अपने जांच और निरीक्षण के लिए? यहाँ पे लगभग ओपीडी में लगभग करीब 6,000-5,000 के लगभग मरीज आते हैं पर डे। जी, पर डे 5 से 6,000 के मरीज आते हैं। मतलब किसी तरह के भी ठंड में मरीजों की किसी तरह की दिक्कत नहीं, चाहे मरीज के तीमारदार हो या फिर मरीज हो? नहीं, मरीजों के लिए भी उचित व्यवस्था है। मरीजों के लिए हर वार्ड में हीटर लगे हुए हैं, ब्लोअर लगे हुए हैं। मरीजों के परिजनों के लिए रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में भी पूरी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत धन्यवाद। ये थे बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर रमेश गोयल। इनका साफ तौर पे कहना है चाहे मरीज हो या तीमारदार हो, सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल भी रैन बसेरों का पूरा इंतजाम किया जिसमें 350 का क्षमता है। लगातार मरीजों की हम देखभाल कर रहे हैं, तीमारदारों को भी पूरी उचित व्यवस्था का मुहैया करा रहे हैं। कैमरा के साथ में जनता टीवी लखनऊ। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर आने जाने वालों का सफर अगले हफ्ते से आसान हो जाएगा। शहीद पथ को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए गए लिंक फ्लाईओवर पर जल्द ही गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इससे G20 और इन्वेस्टर समिट में आने वाले अतिथियों को जाम में फंसने और बगैर सीधे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की सुविधा वहां पर मिलेगी। साथ ही राजधानी वासियों को शहीद पथ होकर एयरपोर्ट जाने में काफी सहूलियत होगी। लिंक फ्लाईओवर चालू होने से लोग शहीद पथ से सीधा एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से सीधा शहीद पथ पर आ जा सकेंगे। ड्यूटी को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही थी। अभी तक जो आते थे जाम में फंसते रहते थे, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है एक जो लिंक फ्लाईओवर का जो है सिद्धांत बनाया था, वो 1.25 किलोमीटर का लिंक फ्लाईओवर तैयार हो गया है और 134 करोड़ रुपए तैयार हुए फ्लाईओवर को इस हफ्ते चालू कर देना है। इसके बाद 800 मीटर की सड़क जो है फ्लाईओवर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट प्रशासन दे रहा है और अडानी ग्रुप ने अपना करीब काम पूरा कर दिया है। इस समस्या को और अधिक बेहतर तरीके दूर करने के लिए साइड में जो है सर्विस लेन भी बनाई जा रही है, ताकि यहाँ गांव आसपास के जो हैं उनको भी बेहतर तरीके से आवागमन की सुविधा दी जा सके।
इसको सजाने के लिए G20 और जो है इन्वेस्टर समिट को देखते हुए इसकी सजावट के लिए दुबई से जो है पेड़ मंगाए गए हैं, वो यहाँ पर लगाए जाएंगे और इससे सुंदरता इसकी और बढ़ाई जाएगी। साथ ही पूरा जो है हरियाली ग्रीनरी करने के लिए दोनों तरफ जो है वो भी तैयारी की जा रही है, जो जल्द ही जो है पूरी की जाएगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे जब पति से हुई लड़ाई के बाद एक पत्नी अपने मामा के घर रहने के लिए अलीगढ़ पहुंची थी। तभी खुर्जा से महिला के ससुराल वाले अलीगढ़ पहुंचे और इस दौरान सनकी देवर ने अपनी भाभी के साथ गाली गलौज करते हुए गोलियां बरसाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपी देवर ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें भाभी बाल बाल बच गई। तो वहीं वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और पकड़कर थाने ले गई और मामले की जांच पड़ताल जुट गई है। यहाँ पर अचानक से मैं तो घर के अंदर था, जब मालूम पड़ा कि फायर हो रहा है। 4 फायर खोले थे। अच्छा। राजस्थान की गाड़ी थी, वो लड़का अपने आप को राजस्थान का बता रहा था। हाँ। रहने वाला खुर्जा का बता रहा था। फिर परिवार वो राजस्थान में रहता है। हाँ। यहाँ पर इनका आपसी कोई विवाद है, उस विवाद को लेकर उन्होंने आन के इस घर पे हमला किया। ऐसा हुआ था, मैं अंदर लेट हुआ था। ये तो मालूम नहीं बाहर से कौन आया। एकदम गाड़ी आई यहाँ पर, आकर खड़े हो गए, उतरे। पहले तो उतरते ही गाली गलौज करने लगे, फिर 2-4 फायर करे उन्होंने यहाँ पर। फिर दरवाजे में लाते मारने लगे, कहने लगे निकल। तो मैं था अंदर, अम्मी थी और एक छोटी सिस्टर थी। तो अम्मी ने मुझे तो रोक लिया अंदर, कसम वसम दे के मुझे तो अंदर ही रोक दिया। और वो यहाँ नहीं है, गाली गलौज करने लगे और गोली चलाने लगे। कौन है वो लोग? वो हमारे फूफो की जो लड़की है, उनके मियाँ थे, उनके भाई आए थे यहाँ पर। वहीं पेपर लीक मामले के बाद एक बार फिर से नकल माफियाओं के सक्रिय होने की बात सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पेपर लीक की बात हो या फिर किसी और तरीके का भ्रष्टाचार, सरकार हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और वहीं सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव SS संधू ने प्रेस ब्रीफिंग की है। मुख्य सचिव का कहना है कि पेपर लीक मामले में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगली कैबिनेट बैठक में सरकार लेकर आ रही है, जिसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान रखने और संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। तो वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। साथ ही उत्तराखंड रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए मुफ्त सुविधा देने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विशेषज्ञ जो जांच कर रहे हैं इन सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट हम कैबिनेट के सामने रखेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ये पीस मील कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमने सभी को कहा, कईयों ने प्रॉमिस किया हम 1 सप्ताह में दे देंगे। कई कह रहे हैं कि जैसे हाइड्रोलॉजी की, वो पानी कहाँ जा रहा है उसमें समय लगता है। उत्तराखंड में 8 जनवरी को आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस मामले में STF ने हरिद्वार से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। तो वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये सब घोटाला और पेपर लीक सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। राज्य के युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। नकल माफिया राज्य के अंदर हावी है, उनको सरकार और कानून का कोई डर नहीं है। इससे पहले भी यूके SSSC भर्ती घोटाले में भी सरकार से हाई कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार ने अनदेखी की और जिसका नतीजा पटवारी भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिला है। देखिए, अभी जोशीमठ पूरी तरह दरक चुका है और आज लगता है कि उत्तराखंड में पूरा सिस्टम ही दरक रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती घोटाला, गिरफ्तारी, जेल और रिहाई, कमजोर
लचर कानूनी बहस की वजह से या सरकार की सरपरस्ती की वजह से। और लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था, महत्वपूर्ण स्थान जिस पर शक संदेह शुभा नहीं किया जा सकता है, विश्वास को खत्म किया है। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने पर उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में एकत्रित होते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए भाजपा सरकार का पुतला जलाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार भाजपा सरकार में पेपर लीक के मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में भी तमाम युवाओं ने पूरे उत्तराखंड में एक बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।